हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आशा है फिजिक्स को लेकर आपकी तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं जो आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आप अपनी सुविधानुसार क्वेश्चन आने पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा समय बिताए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो सही ऑप्शन है आंसर सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, आपको पता ही है न्यूटन फोर्स की यूनिट है, कूलाम चार्ज की है और फेरेट कैपेसिटेंस की है, इसलिए सही ऑप्शन है डीवाई। सो डीवाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कूलाम लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, फॉर बोथ पॉइंट चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर पॉइंट चार्जेस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप पॉज लीजिए और इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। चूँकि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चार्ज एट पी विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू डी, और Q होता है I इंटू टी, और D के लिए आप यूज करते हैं L। तो टोटल आपका हो गया डायमेंशन LTI, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आप पॉज लेकर इस क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। चूँकि डायपोल की वजह से जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। चूँकि होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चूँकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल के दोनों चार्जेस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के 5th पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपका सही आंसर आएगा आंसर ए, 72 वोल्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा ई का यूज किया गया है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन ए रेजिस्टिविटी सही ऑप्शन है। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शंस ए बी सी ये तीनों ही एरिया पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? It is a fact that electrostatic force is a conservative force. Hence, option number A is the right option. Question number 15 is, consider a uniform electric field in the z direction. अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं, चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पे होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। A test charge is moved from lower potential point to a higher potential point. The potential energy of the test charge will remain the same, increase, decrease, become 0. तो सही ऑप्शन है increase. क्वेश्चन नंबर 17।
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन। अब इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस तो घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर करंट। व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को अगर आप चेंज कर देते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज। अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नीन है एलॉय, इसका रेजिस्टिविटी जो है कोफिशिएंट वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कम होती है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब जो टॉर्क होता है वो आई ए बी 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। आई करंट है, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो सही ऑप्शन है आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। द कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर इज डन बाय। अब आपको पता ही है कि एक अच्छे वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। अब क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। क्वेश्चन में दिए गए कंडीशंस के हिसाब से जब आप R = QV / MB में प्लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ स्टेशनरी नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट एट द पोल्स। चूँकि कंडक्टर स्टेशनरी है इसलिए 0 फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। इन द केस ऑफ एन इंडक्टर, voltage lags the current by π/2, voltage leads the current by π/2, voltage leads the current by π/3, voltage leads the current by π/4। फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। चूँकि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = ωL होता है, इसलिए इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पे LCR सर्किट की बात की गई है और इस क्वेश्चन में आप देखना कि VC और VL इक्वल हैं, तो जो फाई है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ बी एंड सी। फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बी, एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, एक सोलेनोइड है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और उसमें करंट फ्लो हो रही है और उसके अंदर एक आयरन कोर डाली जाती है, तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आयरन कोर डालने से करंट डिक्रीज हो जाएगी, बी ऑप्शन सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट ऑफ लक।